नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट से जुड़ी किस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं और साथ ही साथ वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेहतरीन रणनीति भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और शो शुरू करने से पहले एक अहम जानकारी आपके लिए। किसानों की आवाज सही मंच तक पहुंचाने के लिए ET नाउ स्वदेश ने नई शुरुआत की है ताकि किसानों की आवाज सरकार के साथ जरूरी लोगों तक पहुंचे। बस किसान भाइयों को सिर्फ इतना करना है कि आप हमें अपनी समस्याओं का अपने खेत से वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें। हम उस वीडियो को ET नाउ स्वदेश पर हर दिन 11:50 पर दिखाएंगे। कोई किसान अपना वीडियो भेजने के साथ अपना नाम, अपने गांव, जिले और राज्य का नाम भी भेजें। साथ ही अपने फसल की जानकारी के साथ अपनी समस्याओं को भी आप भेज सकते हैं। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपना वीडियो व्हाट्सएप करिए। तो चलिए, ये थी एक अहम जानकारी, एक अहम पेशकश हम शुरू करने वाले हैं जल्द ही और उसमें आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अब शो की शुरुआत करते हैं, हम एक्सपर्ट को शामिल करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। और शुरुआत सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज से। सोने में आज हम देख रहे हैं कि 61,900 के नीचे कारोबार हो रहा है। वहीं कॉमिक्स पर भाव $2,022 के करीब इस वक्त सोने में ट्रेड हो रहा है। वहीं सिल्वर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हल्की कमजोरी, 71,650 के नीचे सिल्वर में कारोबार हो रहा है। कॉमिक्स पर $22.5 के ऊपर ट्रेड हो रहा है सोने चांदी में। कच्चे तेल में $79 के करीब ब्रेंट MCX पर 6,100 के पास कारोबार हो रहा है कच्चे तेल में। नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की तेजी है। MCX पर $201 के करीब कारोबार हो रहा है और हल्की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मेटल्स में अगर आज हम देखें तो काफ़ी मिला जुला कारोबार है। इसमें अगर कॉपर पर नज़र डालें तो आज दायरे में ट्रेड हो रहा है और $715 के करीब है मेटल में इस वक्त नज़र डालें तो। और दूसरे अगर मेटल्स भी देखेंगे तो वहाँ पर भी करीब करीब कमजोरी देखने को मिल रही है। तो बहुत ही दायरे में आज ट्रेड हो रहा है मेटल्स की अगर बात करें तो। अब आते हैं एग्री कमोडिटीज़ पर और जीरा आज करीब 1.5% कमज़ोर दिखाई दे रहा है। हल्दी में तेजी लौटी है और 2.5% की तेजी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है 14,200 के पास। धनिया 7,750 के पास है, हल्की तेजी यहाँ पर भी है। ग्वारगम और ग्वार सीड पर नजर डालेंगे तो ग्वारगम 10,780 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ग्वार सीड 5,500 के करीब कारोबार कर रहा है। कपास 1,500 के करीब सीमित दाने में यहाँ पर भी कारोबार हो रहा है। और ये है एग्री कमोडिटी से जुड़ी खबर आपके लिए। अब यहाँ पर ट्रेड कैसे ले एक एक करके ये भी समझेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा जी, पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के बीरेन वकील और silkroot.ag के तरुण सत्संगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। भूपेश जी, सबसे पहले आपसे सलाह लेंगे सोने चांदी पर, अपनी राय दीजिए। आज हल्की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है और ग्लोबल मार्केट से भी ज़्यादा कुछ सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ओवरऑल कैसे लग रहे हैं आपको फंडामेंटल्स गोल्ड सिल्वर के और ट्रेड कहाँ पर लें? जी, नमस्कार मैम। पूजा जी, अगर बात करें गोल्ड की और सिल्वर की, तो आज पहले सिल्वर की चर्चा करूंगा। सिल्वर के चार्ट का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। मुझे लगता है कि गोल्ड की तुलना में सिल्वर का बाजार अभी भी नेगेटिव रहना चाहिए। 71,400 के नीचे मुझे समझ आता है कि इसमें बिकवाली करनी चाहिए। 71,800 का स्टॉप लॉस लगाकर एक 70,900 और 70,700 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं गोल्ड की बात करें तो कल एक गोल्ड में अच्छा पुल बैक देखा गया था। मुझे लगता है कि गोल्ड का बाजार अभी एक रेंज में ट्रेड करता रहेगा, जो रेंज 61,850 से लेके 61,400 के बीच में रहेगी। 61,800 850 के गोल्ड में लेने से एक बार बचना चाहिए। और जो शॉर्ट करने वाले लोग हैं या बेचने वाले हैं, उन्हें 61,800 के नीचे भी गोल्ड बेच सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 61,900 के ऊपर का रहेगा। नीचे में 61,500, 61,400 के लक्ष्य संभावित रहे। ठीक है। तो ये है व्यू सोने चांदी पर। और जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं कि इस वक्त खाड़ी देशों में यानी कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, उससे सोने की तेजी को सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डॉलर में भी
हल्की तेज़ी हम देख रहे थे हाल फिलहाल में। बॉन्ड यील्ड्स चढ़ चुके हैं, 4.1% के पार वहाँ पर निकल चुके हैं। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सोना एक रेंज में टिका हुआ है, लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट के जो बढ़ती दिक्कतें हैं वो इस वक्त हावी हो रही हैं। लेकिन अपने बाकी एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं कि उनका क्या नज़रिया बन रहा है सोने चांदी पर। और हमारे साथ बीरेन वकील जी भी जुड़े हैं। बीरेन जी नमस्कार, बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है गोल्ड और सिल्वर में? नमस्कार। सिल्वर में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मैं भी रिकवरी बाउंस हल्का सा शायद आ सकता है, क्योंकि कल शाम से मेटल सेक्टर में थोड़ी रिकवरी लौटी है। चाइना स्टिमुलस में भी कल चाइना स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज था, अचानक तेज था। तो मैं यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड में जाऊँगा। सिल्वर सेल ऑन राइज यानी 72,000 के आसपास मिले तो वहाँ सेल कर सकते हैं 72,600 के स्टॉप लॉस से, और 71,000 का टारगेट रहेगा। इसका मेन ट्रेंड अभी भी बेरिश है। ठीक है, अभी भी बेरिश ही नज़रिया बन रहा है दोनों पर, तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपना के चल सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में। तरुण जी, आपका क्या व्यू बन रहा है, गोल्ड और सिल्वर में कैसे ट्रेड करें? Hi, good morning. I think we are supposed to speak on agri commodities only as per company policy, so I won't able to comment on non-agri. ओके, ठीक है, चलिए आपसे कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कच्चे तेल पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आज हल्की तेज़ी दिख रही है, लेकिन 77-78-9 के ये रेंज के आसपास क्रूड कहीं ना कहीं फंस रहा है। और अभी भी देखिए सपाट ही कारोबार हो रहा है कच्चे तेल में 6,150 के पास। क्रूड में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से खाड़ी देशों में तनाव बढ़ रहा है, वहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है क्रूड प्राइजेस को। और इसके अलावा अब जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसका भी एनालिसिस हम अपने गेस्ट से समझने की कोशिश करेंगे। भूपेश जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है कच्चे तेल पर? और IEA के जो कमेंट्स आए हैं ग्लोबल ऑयल डिमांड को लेकर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ से और तेजी आ सकती है? क्रूड में किसी को ट्रेड लेना तो तेजी का ट्रेड ले? जी, पिछले अगर 7 हफ्तों की बात करें तो पिछले 7 हफ्ते में बाजार का रुख क्रूड का 6,280 से लेके नीचे में 5,820 के मध्य रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी बाजार में ये जो रुख है ये बरकरार रहेगा। बाजार अभी भी इस दायरे में ट्रेड करता रहेगा। तो इसका कहने का मतलब ये रहेगा कि 6,250 के आसपास लॉन्ग पोजीशन से एक बार बचना चाहिए। जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है इन लेवल्स के ऊपर तब तक नई खरीदारी से बचें। बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा 6,000 के आसपास बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। अपसाइड के जो टारगेट लिमिटेड इंटैक्ट रहेंगे 6,200 6,250। ओके। बिरेन जी, आपका क्या नजरिया बन रहा है क्रूड पर? कंप्लीटली न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, हेडलाइन ड्रिवन मार्केट। मीन्स कहीं वॉर की हेडलाइन आती है तो मार्केट बाउंस लेता है। फिर चाइना से रिसेशन की या यूरोप रिसेशन, अमेरिका रिसेशन की बातें आती है तो गिर जाता है। ओवरऑल ये हल्का सा बेयर मार्केट है, इसको आप स्टिल बेयर मार्केट भी बोल सकते हो, क्योंकि 130 से गिरते गिरते अब ये 75-78 आ गया है। तनाव मेरे हिसाब से रेड सी तनाव ऑलमोस्ट इसमें 70-80% तो डिस्काउंट हो चुका है। बट अगर इसमें सिचुएशन एस्केलेट होती है या यूक्रेन एस्केलेट होता है तो मैं भी बाउंस आएगा। तो मैं प्रिफरेबली ऐसा मानूंगा कि यहाँ शॉर्ट साइड में जा सकते हैं, बट प्रोटेक्टिव कॉल ऑप्शन बाय करके रिस्क को लिमिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह क्रूड पर। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज़ की। और यहाँ पर मसालों पर अगर नज़र डालें तो आज हल्दी में खरीदारी लौटी है। NCDX अप्रैल वायदा 13,900 के करीब है।
फसलें कम रहने का अनुमान है, यील्ड को लेकर भी चिंता बरकरार है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि हल्दी के जो दाम हैं उनको निचले स्तरों से सपोर्ट मिल रहा है। आज के भी अगर भाव हम देखेंगे तो करीब 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 14,450 के ऊपर हल्दी में कारोबार हो रहा है, तो काफी अच्छी तेजी है यहाँ पर। तरुण जी, क्या व्यू बन रहा है आपका हल्दी को लेकर? थिंक थोड़ा सा क्रॉप शॉर्टेज रहेगा इस बार, जिसका सपोर्ट थोड़ा सा प्राइस को मिल रहा है, लेकिन वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग कि अभी न्यू क्रॉप आना चालू हो जाएगा। साइमल्टेनियसली डिमांड काफी म्यूटेड है, तो वी डोंट सी एनी लाइक सब्सटेंशियल राइज इन द प्राइसेस। तो जो अभी प्राइस है वहां से शॉर्ट टर्म में बिकॉज ऑफ पिकअप इन द अराइवल प्राइसेस में थोड़ा सा कूल ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइजेज में आने वाले समय में थोड़े दबाव देखने को मिल सकता है। भूपेश जी, आपका क्या व्यू बन रहा है? हल्दी की अगर बात करें तो किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या इस तेजी में एंट्री ले सकते हैं? जी, पूजा जी, अगर हल्दी की विषय में चर्चा करें तो हल्दी का बाज़ार मुझे लगता है कि अभी भी अच्छी तेज़ी का बाज़ार रहना चाहिए और बाज़ार अपसाइड में आज आज बाज़ार काफ़ी अच्छा है। लगभग 5 साढ़े 5% के करीब तेज़ है। मुझे लगता है कि बाज़ार अपसाइड में 15,300 और 15,900 तक के लेवल आसानी से दिखा सकता है। हम्म ठीक है, तो 15,000 के ऊपर के लेवल्स भी देख सकते हैं हल्दी में। किसी को ट्रेड लेना है तो यहाँ से तेजी करने की सलाह। एक छोटी चर्चा कर रहे थे जीरे में, आज अगर हम देखें तो बिकवाली हावी है। कल भी जीरा 2% से ज्यादा टूटा, आज भी वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। जीरा मार्च वायदा 26,900 के करीब कारोबार कर रहा है। बम्पर उत्पादन है अनुमान, बम्पर उत्पादन अनुमान से यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है जीरे में। बीरेन जी, आपकी क्या सलाह होगी जीरे में ट्रेड करने के लिए? इसमें मार्जिन्स काफी हाई है, तो जो हाई रिस्क ट्रेडर है वो इसमें कारोबार कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा है। यहाँ बाई साइड का प्रेफरेंस थोड़ा कम रहेगा। और अगर किसी को ट्रेड करना ही है तो इसमें हल्का सा शॉर्ट पोजीशन स्पाइक पे 28-29 हजार के ऊपर और अप्रैल में होना चाहिए, फार एंड में, क्योंकि मार्च कुछ ही दिनों में फर्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो मे भी कोई वेदर रिस्क आएगा तो सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी उसकी रहेगी। हम्म ठीक है, तो यह है सलाह जीरे पर। तरुण जी, आपका क्या नजरिया बन रहा है, जीरे में कैसे ट्रेड करें? थिंक डिमांड तो म्यूटेड है। साइमल्टेनियसली अगर हम बात करते हैं, इस बार एरिया 150% हायर है। अभी तक क्रॉप जो है प्रोग्रेस काफी अच्छी है। साइमल्टेनियसली वेदर फेवरेबल है। अगर एवरीथिंग गोज वेल तो नॉर्मली हो सकता है कि जो ऑन एन एवरेज जीरा का प्रोडक्शन होता है 4,50,000 टन के आसपास, वो रीच कर सकता है। लास्ट ईयर वी शुडंट बी फॉरगेटिंग कि बैक टू बैक 2 years लोअर प्रोडक्शन हुआ। लास्ट ईयर 2,50,000 टन का प्रोडक्शन था। डेट्स वाई इस काउंटर के प्राइसेस में काफी अच्छा सॉफ्टनेस आया है। आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड जो बियरिशनेस है विल कंटिन्यू एंड लॉट वुड डिपेंड अपॉन क्रॉप क्वालिटी एंड साइज। एज ऑफ नाउ लुकिंग सिनारियो नेगेटिव फॉर द प्राइसेस। ठीक है, तो आने वाले समय में जीरे में बिकवाली और बढ़ सकती है। चलिए अब कुछ और नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज मेटल्स में हम देख रहे हैं कि एक काफी मिला जुला कारोबार हो रहा है। दायरे में कारोबार कर रहे हैं जिंक, एल्यूमिनियम, यहाँ पर आधे % की कमजोरी। लेड और कॉपर लगभग सपाट ही ट्रेड कर रहे हैं। चाइना में वीकनेस हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, वहां से डेटा ज्यादा एनकरेजिंग नहीं आ रहे हैं, जिसका की असर हम मेटल्स पर देख रहे हैं। यहाँ पर भूपेश जी, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त मेटल्स की फंडामेंटल्स आप कैसे देख रहे हैं और ट्रेड कहाँ लेना चाहिए? फंडामेंटल्स की बात करें तो चाइना के कुछ स्टिमुलस के डेटा कल देखने को मिले हैं और चाइना में कुछ पॉजिटिव खबरें देखने को मिली है और वहाँ से कुछ इकोनॉमिक डेटा जो आ रहे हैं वह भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि चाइना फंडामेंटल के हिसाब से तो बाजार अभी पॉजिटिव दिखता है, परंतु चार्ट की बात करें तो चार्ट पर लगातार कॉपर, जिंक सभी के ट्रेंड नेगेटिव बने हुए हैं और दायरे में भी है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आज के बाजार में अगर जिंक की बात करें तो जिंक में बिकवाली करनी चाहिए करंट भाव पर। 219 पर 221 का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 217 और 215 का टारगेट रखें।
ओके, ठीक है, तो ये है सलाह मेटल्स पर। बीरेन जी, आपका क्या व्यू बन रहा है? आपका ग्वारगम और ग्वारसीड पर व्यू लेना चाहेंगे, किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए वहां पर? यहाँ बेहद सुस्त कारोबार दिख रहा है। कुछ दिन मेरे हिसाब से ये सुस्ती जारी रहेगी, क्योंकि फिजिकल मंडीज में ऑलमोस्ट कारोबार थोड़ा थमा हुआ है। आई थिंक 23-24 अगले वीक से थोड़ा रिजम्पशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह ग्वारगम और ग्वारसीड पे। तरुण, आपका भी कोई ट्रेडिंग नजरिया दोनों कमोडिटीज पर? आई थिंक प्राइसेस डल हैं 55-5600 के आसपास। साइमल्टेनियसली इसका काफी पॉजिटिव कोरिलेशन है क्रूड ऑयल के साथ, एनर्जी के साथ, विच इज नॉट परफॉर्मिंग। दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजन इसके प्राइसेस चलने को तैयार नहीं है। जैसा कि बीरेन साहब ने कहा, हमारा भी डिटो व्यू है। आई थिंक साइडवेज एक्टिविटी विल कंटिन्यू, बट डाउन साइड इसके अंदर कम है, क्योंकि ऑलरेडी सीजनल लो के आसपास प्राइसेस होवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है सलाह ग्वारगम और ग्वारसीड में। चलिए, आप तीनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। तरुण जी, भूपेश जी, बीरेन जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय भी देने के लिए। लेकिन एक अहम खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, और NCDEX पर कौन से नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, साथ ही क्या है NCDEX की नई योजना, इस पर कंपनी के MD अरुण रस्ते से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विश्व मोहन कुमार सिंह ने। आइए आपको सुनवा देते हैं। हम हैं बैंकॉक में और हमारे साथ हैं आज NCDEX के MD और CA अरुण रस्ते साहब। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ET नाउ स्वदेश के लिए। सर, हम यहाँ के एग्री मार्केट को आप देख रहे हैं, जिस तरह के स्केल पे यहाँ पे काम हो रही है, छोटी छोटी इकोनॉमी में इस तरह के काम हो रहा है। हम लोगों में क्या दिक्कत है, क्या लैकिंग आप इंडियन एग्री सिस्टम में, एग्री एक्सचेंजेस को लेकर क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ दो चीज़ों की हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है। एक पॉलिसी में कंसिस्टेंसी, दूसरा लॉन्ग टर्म विजन। ये जब दोनों हमारे पास आ जाएंगे, हम लोग वर्ल्ड बीटर हो जाएंगे। हिंदुस्तान इस वक्त सबसे बड़ा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ऑब्वियसली सबसे बड़ा कंज्यूमिंग कंट्री भी है। तो फूड सिक्योरिटी हमारा कंसर्न है, सरकार का कंसर्न है, हम लोग इस बात को समझते हैं। पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सरकार को ये चाहिए कि जो पॉलिसीज है उसको कंसिस्टेंसी अगर एक बार ले आए, तो जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कॉमन पब्लिक है, सबको ये एश्योरेंस होगा कि जो एक पॉलिसी लग गई है अगले 5 साल तक अगर ये बरकरार रहेगी, तो लोग इस इकोनॉमी में, कमोडिटीज़ में, एग्री में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जैसे जैसे एग्री में इन्वेस्टमेंट आएगा, स्पेशली अब जो AI बढ़ते जा रहा है, तो AI में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट अगर आते जाएगा, स्पेशली हमारी वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स में, तो फूड लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे, अपने आप फार्मर्स की जेब में पैसा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये गोइंग फॉरवर्ड दैट विल बी ए गुड थिंग फॉर द कंट्री। ओके सर, अब अगला मेरा सवाल होगा, फाइनेंशियल ईयर में करीब 2-2.5 महीने से भी कम बचे हैं, 2.5 महीने से भी कम बचे हैं। तो हालांकि कई बार मैं आपसे पूछ भी चुका हूँ, लेकिन 2-2.5 महीने के अंदर में NCDEX पे कौन कौन से नए प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं? देखिए, इस वक्त हम दो चीज़ों को देख रहे हैं। अगर आप एडिबल ऑयल्स की बात करें, तो जो ट्रेंड है इस वक्त हेल्दी एडिबल ऑयल्स की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो हेल्दी एडिबल ऑयल्स में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनली आप देखते हैं दो स्पेसिफिक चीज़ें। कॉटन सीड ऑयल जो है उसको एक हेल्दी माना जाता है। दूसरा है हमारे यहाँ जैसे जौ कहते हैं, जौ जैसे कहते हैं बार्ले। इन दोनों के ऊपर हम इस वक्त काम कर रहे हैं। अगर कमर्शियली सक्सेसफुल हुआ तो इसको हम मार्केट में ले जाने की कोशिश करेंगे। ओके सर, एक्सचेंज को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठते रहते हैं, अभी पैनल में बात भी हो रही थी। अब हर किसी भी तरह के उतार चढ़ाव के लिए एक्सचेंज को ब्लेम किया जाता है। आपको लग रहा है क्या ये जायज़ है, या इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, या एग्री को लेकर एक माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है? उसे एक एसेट क्लास के तौर पे या हेजिंग प्रोडक्ट के तौर पर लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ स्पेकुलेशन के तौर पे देखते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त मतलब अवेयरनेस की और एजुकेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम सिर्फ 20 साल पुराने मार्केट में हैं, और जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं और हेजर्स हैं, उनको इस वक्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही है इस मार्केट में, क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स भी अप्रूव प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं है। जैसे जैसे इस मार्केट से रिलेटेड, एग्री मार्केट से रिलेटेड
अप्रूव प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जब आ जाएंगे तो हेजर्स का नंबर अपने आप बढ़ जाएगा, तब स्पेकुलेटर्स जो हैं वो थोड़ा मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा, इस मार्केट को सिर्फ रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ कर रहे हैं जो लोग, वो इस मार्केट की महत्ता को नहीं समझते। ये हेजिंग टूल है, नॉट नेसेसरीली रेफरेंस टूल, और जिस दिन ये समझ में उनके आ जाएगी तो एक्सचेंज को ब्लेम करना लोग बंद कर देंगे।